दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले में पी को पंडित बताने की अखिलेश यादव की कोशिश और उस पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का तीखा हमला वास्तव में उत्तर प्रदेश की उस बड़ी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है जिसमें करीब 10% माने जाने वाले ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों अपने अपने तरीके से रणनीति बना रहे हैं। 6 अगस्त 2026 को लखनऊ में अखिलेश यादव ने पीडीए के पी को पंडित से जोड़ते हुए ब्राह्मण समाज को अपने राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा बताने की कोशिश की, जबकि मूल रूप से पीडीए का अर्थ पहले पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही बताया गया। अब इसके जवाब में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी को गिरगिट बताते हुए आरोप लगाया कि जब सपा को लगा कि ब्राह्मण समाज बीएसपी की तरफ तेजी से जुड़ रहा है, तब उसने पीडीए में पी का अर्थ पंडित कहना शुरू कर दिया। मायावती का यह हमला केवल अखिलेश यादव की शब्दावली पर हमला नहीं है, बल्कि 2007 की उस सामाजिक इंजीनियरिंग, उस सोशल इंजीनियरिंग की विरासत को दोबारा अपने पक्ष में खड़ा करने की कोशिश भी है, जिसमें बीएसपी ने दलित ब्राह्मण गठजोड़ के जरिए उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 2007 में मायावती की बीएसपी ने 403 में से 206 सीटें जीतकर अपने दम पर बहुमत हासिल किया था और उस चुनाव में ब्राह्मणों को साथ जोड़ने वाली उनकी सोशल इंजीनियरिंग निर्णायक राजनीतिक प्रयोग मानी गई। और इसीलिए 2027 में जब अखिलेश यादव ब्राह्मणों को पीडीए के दायरे में लाने की बात करते हैं, तब मायावती का जवाब स्वाभाविक रूप से सिर्फ वर्तमान चुनावी बयान नहीं, बल्कि अपने पुराने राजनीतिक मॉडल की पुनर्स्थापना का दावा भी है। सबसे पहले ब्राह्मण वोट के आकार को समझना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के हिस्सेदारी के लिए कोई ताजा आधिकारिक जातिवार जनगणना उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो 2011 की जनगणना है उसके हिसाब से ही आकलन लगाया जाता है और अलग अलग राजनीतिक अध्ययनों में ये अलग अलग अनुमान भी मिलते हैं। व्यापक रूप से अगर हम समझें तो ब्राह्मण आबादी उत्तर प्रदेश में करीब 9 से 11% के आसपास मानी जाती है, जबकि सभी ऊंची जातियों की कुल आबादी का अनुमान इससे काफी अधिक है। और एक विश्लेषण में उत्तर प्रदेश की ऊंची जातियों को करीब 18 से 20% बताया गया है। और इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण अपने आप में 403 सीटों पर किसी एक पार्टी को बहुमत दिलाने वाला वोट बैंक नहीं है, लेकिन उसकी अहमियत, राजनीतिक अहमियत उसके आकार से ज्यादा है। ब्राह्मण मतदाता उत्तर प्रदेश के लगभग हर हिस्से में मौजूद हैं और कई विधानसभा क्षेत्रों में वो निर्णायक या फिर दूसरे तीसरे नंबर के प्रभावशाली सामाजिक समूह के रूप में चुनावी परिणाम बदल सकते हैं। खासकर पूर्वांचल, अवध, मध्य यूपी, कानपुर, बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों और लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ब्राह्मण उम्मीदवार, स्थानीय नेतृत्व और सामाजिक नेटवर्क का असर दिखाई देता है। इसलिए किसी पार्टी के लिए ब्राह्मण वोट का 10% राज्यव्यापी समर्थन में बदलना एक बात है और इस समुदाय के वोट का 55 से 60% अपने पक्ष में रखना दूसरी बात। चुनावी गणित में दूसरा ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। ब्राह्मण राजनीति का इतिहास बताता है कि इस समुदाय को किसी एक पार्टी का स्थायी वोट बैंक मानना खतरनाक होगा। कांग्रेस के लंबे प्रभुत्व के दौर में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेतृत्व और कांग्रेस के बीच एक मजबूत संबंध था। कमलापति त्रिपाठी जैसे नेताओं से लेकर हेमवती नंदन बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी तक कांग्रेस की राजनीति में ब्राह्मण नेतृत्व का एक बड़ा स्थान रहा। लेकिन फिर मंडल राजनीति, राम मंदिर आंदोलन, कांग्रेस के पतन और क्षेत्रीय दलों के उभार के बाद यूपी में ब्राह्मण राजनीति का चरित्र बदला। बीजेपी ने हिंदुत्व और राम मंदिर आंदोलन के जरिए ब्राह्मणों समेत व्यापक सवर्ण मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा। 1990 के दशक से धीरे धीरे बीजेपी ब्राह्मणों के लिए एक सबसे मजबूत राजनीतिक विकल्प बनती गई। हालांकि इस दौरान ब्राह्मणों ने केवल
बीजेपी को ही वोट नहीं दिया। 2007 में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब मायावती ने दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग के जरिए वो कर दिखाया जिसकी उस समय बहुत कम लोगों ने कल्पना की थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के अगर उसके राजनीतिक इतिहास का विश्लेषण करें तो उस रिपोर्ट के अनुसार 2007 की मायावती सरकार की सफलता के पीछे दलित ब्राह्मण गठजोड़ महत्वपूर्ण था। यानी इतिहास का पहला सबक यह है कि ब्राह्मण बीजेपी के साथ लंबे समय से मजबूत रूप से जुड़ा जरूर है, लेकिन परिस्थितियां बदलने पर उसका एक हिस्सा दूसरे दलों की तरफ भी जा सकता है और तब इसका एक बड़ा श्रेय सतीश चंद्र मिश्रा को दिया गया। 2007 के बाद ब्राह्मण वोट की राजनीति फिर से बदल गई। 2012 में समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीतकर सरकार बनाई, लेकिन उस चुनाव का मूल सामाजिक आधार यादव मुस्लिम और अन्य पिछड़े समूहों का गठजोड़ था। और इसके बाद 2017 में बीजेपी ने ऐसा व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाया जिसमें ब्राह्मण और राजपूत सहित ऊंची जातियां, गैर यादव पिछड़े और गैर जाटव दलित शामिल थे। 2017 में बीजेपी ने 312 विधानसभा सीटें जीती और उसका वोट प्रतिशत लगभग 39.67% रहा। और उस चुनाव में ब्राह्मण और ठाकुर पहली बार लंबे समय के बाद बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ एक साथ दिखाई दिए और ऐसा उस समय के चुनावी विश्लेषणों में दर्ज भी है। यही बीजेपी के सामाजिक गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत बना। ब्राह्मणों को सिर्फ ब्राह्मण वोट के रूप में नहीं बल्कि हिंदुत्व, सवर्ण और गैर यादव पिछड़ा गठजोड़ के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में भी देखना होगा। 2022 में भी बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी और बीजेपी ने 255 विधानसभा सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगियों के साथ एनडीए की कुल संख्या 273 रही। समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर रही और उसके सहयोगियों के साथ गठबंधन 125 सीटों तक पहुंचा। 2022 में बीजेपी के पक्ष में ब्राह्मण समर्थन की बात कई चुनावी सर्वेक्षणों में सामने आई। उदाहरण के तौर पर सी वोटर से जुड़े एक चुनावी सर्वे में 67% ब्राह्मण मतदाताओं के बीजेपी के पक्ष में होने का अनुमान सामने आया था। हालांकि ऐसे सर्वे को अंतिम चुनाव परिणाम का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे एक बात स्पष्ट होती है कि 2022 तक बीजेपी का ब्राह्मण आधार काफी मजबूत था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने बीजेपी के लिए चेतावनी जरूर पैदा की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कुल वोट प्रतिशत लगभग 41% रहा, लेकिन सीटों के मामले में उसे बड़ा नुकसान हुआ और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सीएसडीएस लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे के अनुसार 2024 में ऊंची जातियों, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य के बीच एनडीए को भारी बढ़त मिली। अनुमानतः 79% ने एनडीए को और 16% ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि 2024 में ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा अभी भी बीजेपी या एनडीए के साथ रहा और इसलिए यह कहना कि ब्राह्मण वोट पूरी तरह बीजेपी से टूट चुका है, यह उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर गलत होगा यह कहना। लेकिन नाराजगी है ब्राह्मणों में। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज है और इसके ढेरों उदाहरण हैं। पिछले साल जब ब्राह्मण विधायकों ने बीजेपी की बैठक की थी तब भी काफी हंगामा हुआ था। गाए बगाए इस तरह की खबरें भी आती रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का ब्राह्मणों तक पहुंचने का प्रयास यह बताता है कि विपक्ष समझ रहा है कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए सिर्फ यादव मुस्लिम दलित आधार पर्याप्त नहीं हो सकता। और यही कारण है कि अखिलेश यादव का पी को पंडित बताना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। पीडीए का मूल मॉडल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक समूहों को एक साथ लाने पर आधारित था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, इसकी माने तो अखिलेश यादव ने पहले भी पीडीए को व्यापक बनाने की कोशिश की थी और 2022 में से पहले इसमें अगड़ा, आदिवासी और आधी आबादी जैसे विस्तार की बात भी कही गई। लेकिन अब पंडित को विशेष रूप से सामने लाना एक अलग संदेश है। यह ब्राह्मण समाज से सीधे कहने की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी केवल यादव और मुसलमानों की राजनीति तक सीमित नहीं है। समाजवादी पार्टी शायद यह भी सोच रही है कि अगर 2027 में उसे बीजेपी से मुकाबला करना है तो उसे अपने यादव मुस्लिम आधार को बनाए रखते हुए कुछ ब्राह्मण,
गैर यादव ओबीसी और दलित वोट भी हासिल करने होंगे। और अखिलेश यादव के इस प्रयास की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ब्राह्मण मतदाता सिर्फ जाति पहचान के आधार पर मतदान नहीं करता। 2017 और 2022 के बाद बीजेपी ने ब्राह्मणों के बीच अपनी राजनीतिक पहचान हिंदुत्व, राम मंदिर, राष्ट्रीय नेतृत्व और सत्ता में भागीदारी से जोड़ दी है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर केवल यह कहती है कि पी का मतलब पंडित है तो उसमें वोट ट्रांसफर होना थोड़ा मुश्किल लगता है। उसे उम्मीदवारों में प्रतिनिधित्व देना होगा, संगठन में ब्राह्मण नेतृत्व देना होगा, स्थानीय मुद्दों, रोजगार, कानून व्यवस्था, शिक्षा और राजनीतिक सम्मान जैसे प्रश्नों पर भी विश्वसनीयता बनानी होगी, जिस दिशा में अखिलेश यादव बढ़ चुके हैं पहले ही। माता प्रसाद पांडे की बात हो, जिन्हें एलओपी बनाया गया विधानसभा में, या फिर अयोध्या से पहले ही एक ब्राह्मण नेता के नाम को अनाउंस कर देने की बात हो, या संगठन में और तमाम ब्राह्मण नेताओं को आगे लाने की बात हो। केवल चुनाव से पहले ब्राह्मण सम्मेलन या नारे पर्याप्त नहीं होंगे किसी के भी लिए। और यही वो जगह है जहां मायावती का हमला राजनीतिक रूप से उपयोगी हो सकता है, क्योंकि वो अखिलेश के प्रयास को सिर्फ चुनावी चाल बताकर ब्राह्मण मतदाता को यह याद दिलाना चाहती हैं कि 2007 में बीएसपी ने वास्तव में ब्राह्मणों को सत्ता के सामाजिक गठबंधन में जगह दी थी। मायावती का अपना लक्ष्य भी स्पष्ट है। बीएसपी लंबे समय से अपने पुराने दलित आधार को पुनर्गठित करने की कोशिश कर रही है और 2024 में उसके कमजोर प्रदर्शन के बाद पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अकेले चुनाव लड़ते हुए अपना व्यापक सामाजिक आधार कैसे वापस हासिल करे। 2024 में सीएसडीएस लोकनीति के अनुसार गैर जाटव दलितों और खासकर बीएसपी के पारंपरिक सामाजिक आधार के एक हिस्से का रुख इंडिया गठबंधन की ओर गया, जिससे बीजेपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लाभ हुआ। और इसलिए मायावती के लिए ब्राह्मणों को दोबारा आकर्षित करना केवल अतिरिक्त वोट हासिल करना नहीं, बल्कि 2007 की तरह एक व्यापक बहुजन से सर्वजन मॉडल की तरफ लौटने की कोशिश हो सकती है। वो समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण वोट छीनना चाहती है और साथ ही बीजेपी के ब्राह्मण आधार में भी सेंध लगाना चाहती है। अब सवाल यह है कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी के सामने स्थिति दोनों दलों से अलग है। उसे ब्राह्मण वोट हासिल करने के लिए नई पहचान बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2024 के सीएसडीएस लोकनीति सर्वे में भी ऊंची जातियों का भारी बहुमत एनडीए के साथ रहा। बीजेपी का लक्ष्य संभवतः ब्राह्मण वोट का 100% हासिल करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका परंपरागत सवर्ण समर्थन टूटकर बीएसपी या सपा के पास निर्णायक मात्रा में न जाए। और इसलिए बीजेपी ब्राह्मणों के लिए केवल जातीय राजनीति नहीं, बल्कि हिंदुत्व, राम मंदिर, कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को जोड़कर एक व्यापक नैरेटिव बनाना भी है। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी बढ़त है। लेकिन बीजेपी के सामने एक समस्या भी है। ब्राह्मण मतदाता हमेशा केवल हिंदुत्व के आधार पर वोट नहीं करता। सत्ता में लंबे समय तक रहने के बाद स्थानीय विधायक, प्रशासन, नौकरियों, टिकट वितरण, सरकारी नियुक्तियों और स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी नाराजगी भी पैदा हो सकती है। 2024 ने दिखाया कि बीजेपी का विशाल सामाजिक गठबंधन अजेय नहीं है। बीजेपी का कुल वोट प्रतिशत बहुत बड़ा होने के बावजूद सीटों में बड़ा नुकसान हुआ। और इसलिए बीजेपी को अब यह देखना होगा कि 2027 में उसका ब्राह्मण वोट कितना लॉयल है और कितना कॉम्पिटिटिव है। ग्राउंड जीरो की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ब्राह्मण वोट किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी उसका सबसे मजबूत राजनीतिक घर जरूर है। 2024 में ऊंची जातियों के 79% एनडीए समर्थन का सीएसडीएस लोकनीति अनुमान इस बात का सबसे मजबूत उपलब्ध संकेत है। और इसीलिए 2027 में यह मान लेना कि एसपी या बीएसपी आसानी से ब्राह्मण वोट का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से छीन लेगी, वास्तविकता से थोड़ा दूर लगता है। लेकिन अगर बीजेपी के ब्राह्मण समर्थन में 8 से 10% अंक की गिरावट भी आती है, तो वो गिरावट एसपी और बीएसपी में जाती है, तब भी करीबी मुकाबले वाली दर्जनों विधानसभा सीटों पर उसका असर पड़ेगा। और यही वजह है कि तीनों दल इस ब्राह्मण समुदाय को लेकर इतनी सक्रियता दिखा रहे हैं। भौगोलिक रूप से अगर हम समझें तो ब्राह्मण वोट का महत्व विशेष रूप से पूर्वांचल और अवध के अनेक हिस्सों में है।
वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, मध्य उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में ब्राह्मण सामाजिक नेटवर्क और उम्मीदवारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि किसी सीट को केवल जाति के आधार पर ब्राह्मण सीट मानना गलत होगा। एक ही विधानसभा में ब्राह्मण 8% भी हो सकता है और दूसरी में 15% भी हो सकता है, लेकिन 8% ब्राह्मण तब भी निर्णायक बन सकता है जब मुकाबला 2 से 3% के अंतर का हो। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2027 में ब्राह्मण कहां जाएगा। मौजूदा आंकड़ों और ऐतिहासिक व्यवहार को मिलाकर देखें तो संभावित स्थिति यह है कि बीजेपी अभी भी ब्राह्मण वोट की सबसे बड़ी दावेदार रहेगी। लेकिन बीजेपी के पक्ष में 2017 जैसी एक तरफा स्थिति मानना भी जल्दबाजी होगी। समाजवादी पार्टी का प्रयास फिलहाल ब्राह्मण वोट बैंक को अपने साथ लाने से ज्यादा ब्राह्मण वोट में दरार पैदा करने का है। और यदि सपा कुल ब्राह्मण वोट का 10 से 15% भी अपने पक्ष में खींचती है तो कुछ सीटों का पर उसका असर बड़ा हो सकता है। बीएसपी का लक्ष्य इससे अलग है। वो दलित ब्राह्मण मॉडल को दोबारा जिंदा करना चाहती है। यदि मायावती अपने पुराने जाटव आधार को मजबूत कर पाती है और उनके साथ ब्राह्मणों का एक छोटा लेकिन प्रभावशाली हिस्सा जोड़ लेती हैं तो बीएसपी कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति पैदा कर सकती है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा यही होगा कि ब्राह्मण वोट एकमुश्त किसी विपक्षी पार्टी के पास जाने के बजाय अलग अलग सीटों पर विभाजित होकर उसकी जीत का मार्जिन कम कर दे। और इस पूरे घटनाक्रम में मायावती का गिरगिट वाला हमला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अखिलेश यादव को उसी मैदान पर चुनौती दे रही हैं जिस मैदान पर कभी उन्होंने खुद सबसे बड़ा प्रयोग किया था। वो अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मण मतदाताओं से कह रही हैं कि अगर किसी पार्टी ने आपको केवल चुनाव के समय याद किया तो उस पर भरोसा न करें। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का संदेश है कि पीडीए अब केवल पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तक सीमित नहीं है, ब्राह्मण भी उस सामाजिक गठबंधन का हिस्सा है। और बीजेपी का संदेश इससे अलग है। उसके पास पहले से हिंदुत्व और सवर्ण समर्थन का मजबूत ढांचा है। वो ब्राह्मणों को अपने व्यापक हिंदू सामाजिक गठबंधन का हिस्सा बनाए रखना चाहती है। इसलिए 2027 का ब्राह्मण मुकाबला वास्तव में बीजेपी बनाम एसपी बनाम बीएसपी की सीधी लड़ाई से ज्यादा 3 अलग अलग मॉडलों की लड़ाई है। बीजेपी का मॉडल हिंदुत्व प्लस सवर्ण प्लस ओबीसी प्लस दलित का व्यापक गठबंधन, समाजवादी पार्टी का मॉडल पीडीए का विस्तार देकर यादव, मुस्लिम, पिछड़ा, दलितों के साथ ब्राह्मणों का सीमित लेकिन राजनीतिक प्रवेश, और बीएसपी का मॉडल दलित आधार को फिर से मजबूत करके उसके साथ ब्राह्मण और अन्य सर्व समाज समूहों को जोड़ना। इतिहास में 2007 ने दिखाया कि बीएसपी ब्राह्मणों को निर्णायक संख्या में जोड़ सकती है। 2017 और 2022 ने दिखाया कि बीजेपी ब्राह्मणों को अपने बड़े सामाजिक गठबंधन में मजबूती से रख सकती है। और 2024 ने यह दिखाया कि विपक्ष यदि एससी, यादव और मुस्लिम वोट को प्रभावी ढंग से जोड़ दे तो बीजेपी के मजबूत सवर्ण आधार के बावजूद सीटों का समीकरण बदल सकती है। ये सब कुछ नतीजे उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। इसलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ब्राह्मण किस करवट बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं और किसे सत्ता तक पहुंचाते हैं।